हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू बैंकर। तो गाइस, आप में से काफ़ी लोग इंग्लिश को लेके काफ़ी टाइम से कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश की कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करना है। तो आज मैं इसके बारे में बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स की। तो वैसे तो देखो, प्रीलिम्स और मेंस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो भी मैं बताऊँगी कि प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, मेंस में क्या आता है और आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्स हैं और मैंने कैसे स्टार्टिंग की थी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ प्रीलिम्स के बारे में। देखो, प्रीलिम्स में पीओ का प्रीलिम्स हो या क्लरिकल का हो, दोनों का ही सेम है, बस थोड़ा सा लेवल का फ़र्क हो जाता है। पीओ में थोड़ा सा लेवल हाई होता है और क्लरिकल में थोड़ा सा इजी होता है। बाकी लेवल, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ मार्क्स और मार्किंग वगैरह है वो सब सेम ही होती है। तो 20 मिनट का सेक्शन होता है और इसमें 30 क्वेश्चन होता है इंग्लिश का, ना। देखो, सारे एग्जाम में आती है इंग्लिश, लेकिन जो आरआरबी का प्रीलिम्स होता है उसमें इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं आती, उसमें सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग होता है। तो अभी क्या क्या आता है और इसको कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं बता देती हूँ, ना। देखो, क्लरिकल में तो इंग्लिश ऐसी आती है कि इसमें 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना पॉसिबल है। हालांकि मेरा कभी नहीं आया है, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। मैं भी आप लोगों के ही जैसी हूँ, एवरेज हूँ। ना तो मैं बहुत ज़्यादा पुअर हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट है मेरी इंग्लिश। तो मैं एक ऑन एन एवरेज ही स्कोर कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मेरे ही कुछ फ्रेंड हैं जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है, तो उन लोग का मैंने देखा है कि वो बहुत ईजीली कर लेते हैं। 30, 29, 28 इस टाइप के मार्क्स उन लोग के आ जाते हैं। तो यदि आप भी थोड़ी सी भी, यदि आप इंग्लिश में थोड़ा अच्छे से कर लेंगे मेहनत, तो आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट ही होता है। तो अब इसमें क्या क्या आता है और कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं बता देती हूँ। तो ये जो टॉपिक्स हैं जो मुझे याद आ रहे थे वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है आरसी। आरसी मतलब पैसेज, जिसको हम पैसेज भी कहते हैं। तो देखो, इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं एक बताऊँ तो इंग्लिश में वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं आपको। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मतलब सिर्फ आपको रीडिंग करनी है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हिंदी है, तो हिंदी में हमें ना तो हमने उसकी कोई प्रैक्टिस की है, वो सिर्फ हमारे जो डेली यूज़ में है, इसलिए हमें हिंदी कभी टफ नहीं लगती है। मान लो यदि हिंदी में यदि कोई सेंटेंस लिखा है या कोई पैराग्राफ लिखा है, तो जरूरी नहीं कि उसकी हमें हर एक वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता होगी, या हम कोई डिक्शनरी लेके उसके वर्ड्स देखेंगे उसके बाद ही हम उसका मतलब समझ पाएंगे। नहीं पता होती, ना ही हमें हिंदी की कोई ग्रामर पता है, लेकिन फिर भी हमें हिंदी बहुत अच्छे से समझ क्यों आ जाती है, क्योंकि वो हमारे डेली रूटीन में है। तो आपको ऐसे ही इंग्लिश को भी लेके आना है डेली यूज़ में। तो इसके लिए क्या क्या करना है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको मतलब एक वर्डन जैसा नहीं पढ़ना है, और अपने दिमाग से ये बात तो बिल्कुल निकाल ही देना कि मेरी इंग्लिश वीक है या इस टाइप से कुछ भी। आपको बस पढ़ना है। आप चाहे तो मूवी देख सकते हैं या फिर नोवेल वगैरह पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मैं भी पढ़ती हूँ नोवेल वगैरह। तो कोई सा भी जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उस टाइप के आप नोवेल पढ़ सकते हैं, स्टोरी बेस्ड वगैरह वगैरह जो भी है। तो कुल मिला के आपको बस इंग्लिश को मतलब हैबिट में लेके आना है रोज। तो फिर उसके बाद यदि आप एकदम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा इजी कुछ बुक या नोवेल से स्टार्ट करें, उसके बाद फिर धीरे धीरे न्यूज़पेपर वगैरह पे जाएं। जैसे कि अभी मैं द हिंदू पढ़ती हूँ, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ती हूँ। तो क्या होता है कि रोज़ जब मैं पढ़ती हूँ तो कम से कम 20 मीनिंग, 20 या 20 15-20 ऐसा बुक है, रोज बुक ऐप आ जाती है जो मुझे नहीं पता होती, न्यू होती है जो मेरे लिए। तो मैंने उसके लिए पता है एक कॉपी मेंटेन करके रखी, जिसमें मैं हर दिन लिख लेती हूँ। देखो, इस टाइप से मैं बता देती हूँ। तो इनको फिर आपको रोज इनको रिवीजन करना है। ये हर दिन द हिंदू से निकलती रहती है ये बुक है। तो इनको मैंने ऐसे कॉपी में लिख लिया। अब जैसे मान लो एक दिन आपने इतनी लिखी है, फिर अगले दिन इतनी हो गई है, तो आपको इनको क्या करना है, आपको हर दिन इनको रिवीजन करना है। आप जैसे कि सुबह उठ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना है, एक बार उठो और सबसे पहले इनको ही रिवीजन कर लो। यहाँ से लिया, आप यदि इनको रोज पढ़ रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, 5-7 मिनट में पूरी हो जाएंगी। और जैसे जब एक हफ्ता हो जाए तो हर संडे टू संडे आप हर एक पेज को मतलब पूरा स्टार्टिंग से रिवीजन कर लो। तो इस टाइप से यदि आप इनको करोगे तो ये मतलब वर्डन नहीं होगा। जैसे बहुत से लोग होते हैं, बोलते हैं हम लोग को याद ही नहीं होती है, वो कैसे याद करें, या बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ठीक है, उसको ऐसे एज ए वर्डन या इस टाइप से काम करके मत पढ़ो, बस एक मतलब एक हैबिट बना लो याद करने की, कि ऐसा करके हमें याद करना है। जैसे एक रूटीन में आ गया कि आपको रोज उठना है और कल वाले दिन आपने जो भी पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है आज। ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। और संडे टू संडे या फिर एक कोई भी वीकली एक डे फिक्स कर लो कि इस दिन में आपको पूरा रिवाइज करना है, ऐसा करके। और फिर क्या होगा कि वही वोकैब ऐसे होंगे कि वो मतलब जैसे द हिंदू पढ़ रहे हैं तो वो रिपीट होते रहेंगी।
2-4 दिन बाद एक आध दो वोकैब इसमें आ गई, उसमें आ गई, ऐसे करके वो कहीं ना कहीं आपको मिलते रहेंगी तो फिर और याद हो जाएंगी। और नहीं भी होती तो दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो भी पेपर में आ रहा है वो सारी मीनिंग पता हो। मतलब यदि आप रीडिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको मतलब मीनिंग नहीं भी पता है तब भी आप उसका मतलब समझ जाएंगे कि क्या मतलब क्या थी, किस थीम पे पैसेज चल रहा है या किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो, इसमें एक पोर्शन होता है ग्रामर और एक होता है रीडिंग। तो बहुत सारे लोग ग्रामर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि यदि आप एसएससी इस टाइप के कोई एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे होते या उनकी प्रिपरेशन कर रहे होते तब आप यदि ग्रामर को टाइम देते तो ठीक है, समझ में आता। लेकिन यहाँ आपको ग्रामर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस ये है कि आपको यदि बेसिक चीज़ें नहीं पता है, जैसे टेंस नहीं आता है, नाउन प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती हैं, तो आप एक बार कोई टीचर को फॉलो करके देख लो या कोई बुक से खुद से पढ़ लो, ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। और उसके बाद आपको सिर्फ रीडिंग करना है और जो पेपर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और कुछ अलग से नहीं करना है। अब देखो, इंग्लिश में जो भी ये चैप्टर आते हैं इनको ये मतलब सारे ही चैप्टर ऐसे हैं जो ग्रामर से आपके नहीं होंगे। यदि बैंक में मैं कहूँगी कि 20% ग्रामर आती है तो 80% पेपर रीडिंग बेस्ड होता है। इवन मुझे लगता है कि 20 भी मैं शायद ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 20 से भी कम ही ग्रामर को ले लो। तो आपको 20% ठीक है, इसको छोड़ भी दोगे तो आपको 80 पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने तो ग्रामर शायद बहुत टाइम पहले ही एक आध बार पढ़ी थी, और अभी भी जैसा मैं मान लो कोई कर रही हूँ कुछ सॉल्व, तो मुझसे कोई पूछे कि ये इसका आपने ये आंसर क्यों लगाया, तो मैं उसका ग्रामेटिकल उतना नहीं बता पाऊंगी। लेकिन हाँ, रीडिंग करते करते समझ में आने लगती है चीज़ें कि हाँ यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे ये आएगा, इस टाइप से। तो वो ग्रामर बेस्ड नहीं होता है, वो रीडिंग से ही इम्प्रूव होता है। तो देखो, आरसी आपका पूरा रीडिंग पे डिपेंड करता है। आपको रीडिंग यदि आप अच्छे से कर सकते हैं, और आरसी करने के भी कुछ मेथड्स होती हैं जो या तो आप कोई टीचर को मतलब देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इन सब चीज़ों को बतानी चाहिए। तो बाकी यदि लगेगा तो मैं और वीडियो बना के बता दूंगी। आरसी के कुछ एक दो चीज़ें होती हैं। वैसे अभी आपको वो सब पे फोकस नहीं करके अभी सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा रीडिंग वगैरह इंप्रूव करनी है, बाकी फिर इस पर भी हम बाद में बात कर लेंगे। मतलब रीडिंग करो और दिन में 2-3-4 आरसी सॉल्व करो। तो अभी स्टार्टिंग में तो आपको कोई मतलब शॉर्ट ट्रिक वगैरह पे नहीं जाना, आपको सिर्फ क्या करना है, पूरा आरसी पढ़ना है, उनके क्वेश्चंस पढ़ने हैं और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कितना भी टाइम लगे उस पर ध्यान मत दो, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी टाइम लग रहा है लगने दो, ठीक है। अभी हम सीख रहे हैं, अभी हमारे पास क्योंकि एग्जाम भी नहीं है, तो हमें सिर्फ इसको सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है। अभी मतलब हमारा फोकस मार्क्स गेन करने पे नहीं, अभी हमारा ध्यान सीखने पे होना चाहिए। तो ठीक है, ये ऐसे आरसी करेंगे हम। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, चाहे तो आप आरसी करने के लिए पहले उनके क्वेश्चंस पढ़ लो, इसके बाद आरसी को रीड करो, तो थोड़ा सा की पॉइंट्स याद रहेंगे कि अच्छा क्वेश्चन में ये पूछा है। तो जब वो कीवर्ड्स आएंगे तो आप थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद देखो, पैराजंबल होता है। पैराजंबल 2 टाइप के आते हैं। एक क्या होता है कि इसमें 5-6 सेंटेंस दिए हुए होते हैं और आपको उनको अरेंज करना होता है। तो एक तो ये आता है, इसमें कभी कभार ये भी आ जाता है कि एक दो सेंटेंस की जगह फिक्स होती है, जैसे बता देते हैं कि ये वाला फर्स्ट है, बाकी को आप अरेंज कर दो, या फिर ये वाला 3rd नंबर पे आएगा, बाकी को अरेंज करना है। तो ये भी पूरा सिर्फ रीडिंग बेस्ड ही होता है। यदि आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप मतलब सेंटेंस को कनेक्ट कर लेंगे इजीली। क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट सभी को पता होगा कि एक मतलब एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें बीच बीच में कुछ वर्ड मिसिंग होते हैं, तो वहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा आपको ये बताना होता है। इसकी जगह पे 5-5 ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें से। इसके बाद एरर्स होती हैं। तो एरर डिटेक्शन में क्या होता है कि एक आध जगह कुछ मिस्टेक होती है ग्रामेटिकल या किसी भी टाइप की, तो बस आपको वो फाइंड आउट करनी होती है और बतानी होती है कि इसमें एरर है। अब एरर में भी बताया 2 टाइप की एरर्स आ जाती हैं। कभी क्या होता है, आपको एरर फाइंड करनी होती है और कभी उसमें से कौन सा करेक्ट है वो फाइंड करना होता है। इसके बाद फिलर होते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, सभी को पता होगा फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है, क्योंकि हमने स्कूल टाइम में बहुत किया है। इसके बाद जंबल सेंटेंस होता है। इसमें भी ये मतलब जो पैरा जंबल होता है उसी टाइप से होता है। इसमें ABCD करके मतलब इसमें क्या होता है, 5 क्वेश्चंस का सेट आता है, और ये क्या होता है, सिंगल क्वेश्चन होता है, उसमें सेंटेंस को जमाना होता है। ऐसे ABCD में दिए रहते हैं, उनको अरेंज करना होता है। इसके बाद सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, इसमें भी बीच में कुछ मिसिंग टाइप से होता है, वो आपको कंप्लीट करना होता है। और फिर कुछ 1-2-4 क्वेश्चन कुछ मिसलेनियस टाइप के आ जाते हैं। तो देखो, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी मॉक टेस्ट में। आप यदि कोई भी मॉक वगैरह परचेस कर रहे हैं तो वो कर लो, और उसमें आप इंग्लिश का पूरा पेपर देख लेना, आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी क्या क्या आता है और कितने कितने नंबर का आता है। जैसे ये
कभी 10 नंबर का भी आ जाता है आरसी, कभी 6 का भी आता है, 7 का भी आता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। इसके बाद पैराजम्बल भी 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 कभी 4 का भी आ जाता है। क्लोज टेस्ट भी 5, 6, 7 ऐसे कितने भी नंबर का आ सकता है। इसके बाद एरर भी 5 आती हैं, पर ज़्यादा कम भी हो सकती हैं। फिलर भी 5 का, मतलब ये 5-5 के सेट में ही होता है, लेकिन कभी 1-2 ऊपर नीचे हो जाता है। तो अब जरूरी नहीं है कि आपके प्रीलिम्स में ये सारे ही 5-5 आए, हो सकता है कभी ये वाला पैराजम्बल आ जाए, ये ना आए। किसी सेट में एरर नहीं आती, किसी में क्लोज टेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो डिपेंड करता है शिफ्ट पे। इतनी सारी शिफ्ट होती है तो फिर क्वेश्चन भी वेरी करता है शिफ्ट टू शिफ्ट। तो अब वो हमारे एग्जाम में आए या नहीं आए, लेकिन हमें ये सब प्रिपेयर करना है। और ये सब कैसे प्रिपेयर करना है, अब स्टार्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और चाहे तो मतलब यदि एकदम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो जो NCERT होती हैं वो भी पढ़ सकते हैं आप इंग्लिश की। और यदि वो नहीं पढ़ना है तो आप कोई नोवेल वगैरह खरीद लो, स्टोरी बुक्स खरीद लो, तो वहाँ से स्टार्टिंग कर लो। और यदि थोड़ी सी आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो फिर न्यूज़पेपर से स्टार्टिंग कर लो। तो न्यूज़पेपर की आपको PDFs बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वहाँ मिल जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप पे, यहाँ वहाँ कोई मतलब सोर्स की कोई कमी नहीं है, वो तो बहुत इजीली मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं एडिटोरियल वगैरह कैसे पढ़ना है तो या तो आप यूट्यूब पे कोई देख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मोटा मोटा मैं बता देती हूँ। देखो, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। आपको पूरा एडिटोरियल नहीं पढ़ना है। यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है कि हमने एक क्वांटिटी पे ध्यान दे दिया कि ठीक है हमें तो पूरा एडिटोरियल पढ़ना है, बस वो नहीं करना है हमें। भले ही हम एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं इतना, लेकिन हमें वो पूरा समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। तो अभी हमें हमारी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करनी है, ना कि क्वांटिटी। तो इसलिए ना बस क्वालिटी पे फोकस करो और अच्छे से उसको करो। जैसे आप थोड़ा सा ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपने वहाँ पे पढ़ा है सेंटेंस, जैसे टेंस वगैरह, तो हैव हैज़ वगैरह आपने ग्रामर में पढ़ा है। फिर यदि आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसमें यूज़ हो रहा है तो आपको उस पर ध्यान देना है कि अच्छा हाँ मैंने ये पढ़ा था और ये इस टाइप से यूज़ हो रहा है, तो यह ऐसे भी यूज़ हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो कुछ जब एक हैबिट बन जाती है पढ़ने की, तो वो उसका एक जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है वो एग्ज़ाम में मिलता है। मतलब ये हर एक चैप्टर, ऐसे तो ये चैप्टर अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये सारे ही कहीं ना कहीं रीडिंग बेस्ड ही हैं। यदि आपकी रीडिंग अच्छी है तो आपको ये सारे चैप्टर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एरर में भी आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप रीडिंग करते रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ यहाँ पे ये इस टाइप से कुछ मिस्टेक लग रही है। RC भी पूरा रीडिंग बेस्ड ही होता है। तो आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि रीडिंग कर लो, और इसके साथ साथ आप हर दिन एक या दो मॉक, दो तो नहीं हो पाएगा अभी स्टार्टिंग है, तो एक मॉक ही प्रैक्टिस कर लो, एक मॉक लगा लो। भले ही आपका 0 नंबर आ रहा है, 20 मिनट में आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हमें अभी नंबर ज्ञान नहीं करना है, अभी हमें सीखना है। तो आपको ये देखना है कि आप इस वाले पेपर से क्या सीखे हैं। भले ही आपको ये 30 क्वेश्चन करने में यदि 1 घंटा भी पूरा लग रहा है तो ठीक है, लगने दो, उसको पूरा प्रॉपर एनालाइज करो। अच्छा ठीक है, हमने ये किया, इसमें ये आ रहा है, तो क्या मिस्टेक हो रही है, ये अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैं यही कहूँगी, तो इसको आप अच्छे से कर लो इस टाइप से। और ये पूरा मैंने प्रीलिम्स का बताया है ना, अभी आगे एक और मैं वीडियो बनाऊँगी। देखो, मेंस में भी आती लगभग यही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल उनका बढ़ जाता है, तो मैं उनके बारे में भी वीडियो बना के बताऊँगी। तो अभी ये सिर्फ प्रीलिम्स का ही है ना। और जो मुझे याद आया था, ये सारे टॉपिक्स तो मैंने लिख दिए, हो सकता है कुछ एक आध कुछ छूट गया हो, बाकी यही है मोटे मोटे। तो कभी कभार कुछ फ्रेसेस वगैरह इस टाइप से भी आ जाते हैं, तो ठीक है, वो देख लेंगे। और बाकी तो जो पेपर मॉक टेस्ट होता है वैसा ही आता है, पेपर में सब चीज़ें वही होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और कभी कभी कुछ नया आ जाता है तो वो सबके लिए नया होता है, सिर्फ हमारे लिए नहीं होता है। तो ठीक है यार, और करते हैं स्टार्ट अब हम लोग भी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो अभी बस यही करना है। इंग्लिश में आप लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे और मैं काफ़ी लेट भी हो गई हूँ उसको रिकॉर्ड करने में। तो ठीक है, अब मेंस के लिए मैं और वीडियो बना दूंगी। आई होप कि आपका जो प्रीलिम्स का जो भी डाउट था और इंग्लिश की स्टार्टिंग कैसे करनी वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।